दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम रिधिमा है। आज जब अपने छोटे भाई को गोद में लेकर मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे यही एहसास होता है कि मेरे पिता गलत संगत में ना पड़ते। उन्होंने मेरी माँ की जान ना ली होती तो शायद आज हम दोनों भाई बहन अनाथ ना होते। ये शायद मेरी माँ का आशीर्वाद था, उनकी दुआओं का नतीजा था, या फिर उनके अच्छे कर्मों का फल था, जो हम दोनों भाई बहन की जिंदगी उजड़ने से बच गई। हम दोनों दर दर की ठोकरें खाने से बच गए। मैं गार्डन में अपने छोटे भाई को लिए बैठी थी जब सोना आंटी ने मुझे आवाज़ लगाई, रिधि जल्दी आ जाओ बेटा, अपना होमवर्क कर लो। और पीयूष कहाँ है? उसे भी मेरे पास लेकर आओ, उसे दूध पिलाने का टाइम हो गया। सोना आंटी मेरी माँ की छोटी बहन, मेरी मासी थी। मेरी माँ के मरने के बाद वो मुझे और मेरे भाई को अपने साथ अपने घर ले आईं। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने हम दोनों भाई बहन को ही अपनी औलाद समझ लिया था। शायद ऊपर वाले ने उन्हें इसलिए औलाद नहीं दी थी क्योंकि उनके हाथों से हम दोनों भाई बहन की परवरिश जो होनी थी। मैं धीरे धीरे चलती हुई घर के अंदर गई। आंटी ने मेरे हाथ से मेरे छोटे भाई पीयूष को ले लिया, जो अभी सिर्फ 4 महीने का ही था। वो हम दोनों भाई बहन से बहुत प्यार करती थी और मेरे भाई का तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। वो पीयूष को फीडर से दूध पिला रही थीं। मैं उनके पास ही बैठ गई, उनको और पीयूष को ध्यान से देखने लगी। उन्होंने जब देखा कि मैं जी जान से उनको देख रही हूँ, तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ रिधिमा बेटी, क्या देख रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं आंटी। वो इतनी अच्छी थी कि मेरे चेहरे की उदासी को मेरे बताने से पहले ही समझ जाती थी। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ, हर महीने की 15 तारीख तुम्हें उदास कर देती है। आज पूरे 4 महीने हो गए तुम्हारी माँ को इस दुनिया से गए हुए। तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही है ना? मैंने धीमे से मुस्कुराकर कहा, नहीं आंटी, आपके होते हुए मुझे माँ की याद नहीं आती, क्योंकि आप में मुझे मेरी माँ नजर आती है। माँ बिल्कुल आपके जैसी थी, मासूम, भोली और बहुत ही अच्छी। मासी मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और कहने लगी, अच्छा अच्छा, अब जाओ अपने कमरे में जाकर अपना होमवर्क करो, कल स्कूल भी तो जाना है ना। थोड़ी देर में पीयूष सो जाएगा और मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा चॉकलेट केक बनाकर लाती हूँ। मैं अपने कमरे में चली गई। मेरा ये शानदार कमरा, जिसमें बेड के ऊपर मेरी और मेरी माँ की फ़ोटो लगी हुई थी, मेरी माँ ने मुझे अपने सीने से लगाया हुआ था। हम दोनों कितने खुश थे। ये फ़ोटो मेरी मासी की शादी की थी। मैं अपने कमरे में माँ की कमी को कभी महसूस न करूँ, इसलिए मासी ने उनकी बड़ी सी तस्वीर मेरे कमरे में लगवा दी थी। मैंने नोटबुक खोली और होमवर्क करने लगी। होमवर्क जल्द ही निपट गया था। उसके बाद मैं बेड पर लेट गई और ध्यान से माँ की फ़ोटो को देखने लगी, और फिर धीरे धीरे पुरानी और गहरी यादों में खो गई। वो यादें जिनको मैं आज भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब मैं 8 साल की थी और जब से मैंने होश संभाला था, अपनी माँ पर जुल्म के पहाड़ टूटे हुए देखती आ रही थी। मेरे पापा मेरी माँ को इतनी बेदर्दी से मारते थे कि उनका शरीर जगह जगह से जख्मी हो जाता था। लेकिन मैं इतनी छोटी और मजबूर थी कि मैं चाहकर भी अपनी माँ को बचा नहीं पाती थी। जब भी घर में मारपीट शुरू होती तो मैं रोती रहती थी और रोती हुई अपनी बुआ के पास भागकर चली जाती थी। मेरी बुआ मेरे पापा की बड़ी बहन, जो शादी के बाद अपना घर अपनी तेज जुबान की वजह से नहीं चला सकी और शादी के 1 महीने बाद ही अपने पति से तलाक लेकर हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके में आकर बैठ गई, जहां उन्होंने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद करने का फैसला कर लिया। उन्होंने दूसरी शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वो जानती थी कि वो कभी अपना घर नहीं बसा पाएंगी। इसलिए तो उन्होंने अपनी इकलौती भाभी का भी घर बसने नहीं दिया। वो हमारे घर की मालकिन बन गई थी। वो मेरे पापा की सबसे बड़ी बहन थी। मेरी छोटी बुआ दूसरे शहर में रहती थी। वो बहुत कम हमारे घर आती थी। बुआ मुझे और मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो यही कहती थी कि तुम दोनों माँ बेटी ने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। उनका कहना था कि माँ को पहली औलाद बेटा पैदा करना चाहिए था। मगर मैं इस दुनिया में आ गई। वो हमेशा मेरे पापा के कान भरती रहती थी और कहती थी कि ये दोनों माँ बेटी तुम्हें बर्बाद कर देंगी। जब मेरी माँ को पापा मारते थे, तब मैं मदद के लिए बुआ के पास भागकर जाती और कहती कि बुआ जी, मेरी माँ को बचा लो, पापा उनको बहुत मार रहे हैं। बुआ जी अपनी साड़ी को ठीक करते हुए बहुत ही कड़वे अंदाज में मेरी तरफ देखकर बोलती, जरूर तेरी माँ ने कोई गलती ही की होगी, जरूर उसने मेरे भाई को गुस्सा दिलाया होगा, उसकी तो हरकतें ही ऐसी हैं। तू अपनी माँ की फिक्र मत किया कर, वरना किसी दिन तेरा बाप तुझे भी बहुत बुरा मारेगा। जब तक 1 हफ्ते में उसको मार न पड़े, इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं आता। जब मैं बुआ जी के इस कड़वे व्यवहार से बिल्कुल मायूस हो जाती तो वापस अपने कमरे की तरफ भागती थी। लेकिन तब तक पापा अंदर से दरवाज़ा बंद कर चुके होते
और बाहर सिर्फ मेरी माँ की दर्दनाक चीखों की आवाज़ें आती थी। पापा माँ के पास मौजूद कुछ 100 रुपए भी ज़बरदस्ती छीन लेते थे और बहुत ज़्यादा मारपीट करने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खोलते तो मुझे भी जान से मारने की धमकियाँ देते हुए घर से बाहर निकल जाते थे। मुझे आज भी याद है कि बुआ ने एक बार भी उठकर मेरी माँ से नहीं पूछा था कि तुम कैसी हो भाभी, या अपने भाई को कभी रोका हो कि तुम क्यों उसे इतना मार रहे हो। वो औरत बहुत पत्थर दिल थी। एक औरत होते हुए भी दूसरी औरत की जिंदगी बर्बाद करने में पीछे नहीं थी। वो मेरी माँ को और मुझे इस घर से निकालने के बाद अकेली पूरे घर पर कब्जा करना चाहती थी। घर का कोई काम नहीं करती थी और मेरी माँ को हमेशा नौकरानी बनाकर रखती थी। आज लगातार दूसरा दिन था और हमारे घर में खाने को एक निवाला तक मौजूद नहीं था, क्योंकि माँ ने कपड़े सिलाई करके जो थोड़े से पैसे हासिल किए थे, पापा उनसे वो भी कल रात मार पीट कर छीन कर ले गए थे। मैं हिम्मत करके मोहल्ले वाले अंकल के मेडिकल स्टोर पर गई थी और उनके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की थी कि अंकल, मेरे पापा ने मेरी माँ को बहुत मारा है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। अगर आपके पास कोई दवाई हो तो दे दीजिए, मेरी माँ के जख्म से खून बह रहा है। उन्होंने एक लम्हे के लिए रहमदिली और तरस खाती हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, बेटी तुम अपनी माँ को यहाँ ले आओ, मैं उनकी मरहम पट्टी कर देता हूँ। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई थी और डरते हुए कहने लगी, अंकल, मेरी माँ को घर से निकलने की इजाज़त नहीं है। अगर पापा को पता चल गया तो वो मेरी माँ की जान ले लेंगे। वो मेडिकल स्टोर वाले अंकल बहुत ही रहम दिल और भले इंसान थे। उन्होंने बहुत ही इज्जत से मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा ये दवाई ले जाओ और अपनी माँ के जख्मों पर लगा देना, ऊपर से पट्टी भी बांध देना। और तुम अब अगर चाहो तो मेरी दुकान पर आ सकती हो, यहाँ थोड़ा बहुत काम करवा दिया करो और उसके बदले में मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे दिया करूँगा। शायद तुम्हारी माँ की थोड़ी परेशानी हल हो सके। अंकल की ये बात सुनकर मेरे मुरझाए हुए चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी और मैं दवाई लेकर जल्दी से घर आ गई। मैंने रोते हुए अपनी माँ के जख्मों को साफ किया और दवाई लगाकर पट्टी बांध दी थी। मेरी माँ बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी। उनका शरीर पापा की मार खा खा कर बहुत कमज़ोर हो गया था। वो बस लेटी थी और छत को इस तरह देख रही थी जैसे किसी गहरी सोच में खोई हुई हूँ। मैंने माँ को ज़ोर से हिलाया और तड़प कर कहा, माँ क्या हुआ है? कुछ तो बोलो ना, खामोश क्यों हो? आपको इस तरह खामोश देखकर मेरे दिल को कुछ हो रहा है। मेरी माँ ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ मेरी तरफ देखा और एक गाढ़ा सा आंसू उनके गाल पर टपक गया था। वो भर्राई हुई आवाज में कहने लगी, एक बात बताओ बेटी रिधिमा, ऊपर वाले ने अगर तुम्हें कोई बहन या भाई दे दिया तो क्या तुम उसका ख्याल रखोगी? माँ की ये बात सुनकर मेरे दिल को अजीब सा डर महसूस हुआ था। मैंने जल्दी से कहा, माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ऊपर वाले ने एक भाई या बहन हमें दिया तो मैं उसका ख्याल जरूर रखूंगी, बल्कि हम दोनों ही मिलकर उसका ख्याल रखेंगे। वो दुख से मेरी तरफ देखकर कहने लगी, बेटी तुम्हारे पापा बहुत मारते हैं मुझे, अब मुझे अपनी कंडीशन ठीक नहीं लगती। ऊपर वाले ने अगर तुम्हें कोई बहन या भाई दे दिया तो तुम उसका अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इतना कहते हुए मेरी माँ ने मेरा माथा चूमा और फिर वो फूट फूट कर रोना शुरू कर दी। मैंने माँ की आंखों में देखा वो ढेर सारा दुख था और कहा, माँ आप ऐसी बातें मत किया करो, आप ऐसी बातें करती हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं आपको खोना नहीं चाहती, आप प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मेरी माँ ने कांपते हुए हाथों से मेरे आंसू साफ किए और मुझे अपने सीने से लगा लिया। माँ के पाँव भी सूजे हुए थे और उन पर काफी चोटें भी आई हुई थी। मैंने देखा कि माँ ने जब उठने की कोशिश की तो उनसे चला तक नहीं जा रहा था। मैंने फौरन ही उनका हाथ पकड़ा और कहा, माँ आपकी हालत उठने वाली नहीं है, आप चारपाई पर बैठ जाओ, आज मैं बुआ के साथ मिलकर खाना बना लूंगी, आप आराम करो। माँ ने एक बेबस नज़र मेरी तरफ डाली और कहने लगी, बेटी तुम छोटी हो, तुम रसोई में खाना बनाने मत चली जाना, तुम्हें कुछ नहीं आता। ऐसा ना हो कि तुम खुद को कोई नुकसान पहुंचा लो। तुम्हारी बुआ खाना नहीं बनाएंगी और मुझे ही खाना बनाना होगा। उल्टा वो तुम्हें ही ढेर सारी बातें सुना डालेंगी। मुझे अभी सिलाई भी तो करनी है। सिलाई के कपड़े रात को मुझे संगीता बहन को भी तो देने हैं, उनकी बेटी की कल शादी है। माँ की बेबसी मुझसे सही नहीं जा रही थी। मैं अंदर से बिल्कुल मजबूर थी। इतनी सी उम्र में मैं वक्त से पहले ही बड़ी हो गई थी और मुझे घर के हालात की पूरी तरह से समझ आ चुकी थी। मेरी माँ को अपने गिरती हुई हालत की थोड़ी भी फिक्र नहीं थी। उन्हें सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि आज अगर काम नहीं किया तो कल खाना नहीं मिलेगा। मैंने सिलाई मशीन लाकर माँ के पास रख दी और कहा था, माँ इधर बैठकर काम कर लो, मैं सारी चीज़ें बना देती हूँ और मैं बुआ से भी बात करती हूँ कि उनके साथ मिलकर कुछ खाने को बना लूँ। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जब बुआ जी से बात करूँगी तो वो ज़रूर मेरी बात मान जाएंगी।
माँ ने मेरी तरफ देखा और कहा, अच्छा ठीक है, जाओ बोल दो अपनी बुआ को। किचन में थोड़ी सी दाल और चावल रखे हुए हैं, चावल उबाल लेंगी और दाल पका लेंगी। उस दिन तुम्हारी मासी आई थी ना, तो वो चावल के कुछ पैकेट लेकर आई थी। अगर तुम्हारी बुआ वही बना लेती हैं तो ठीक है, वरना मुझे बता देना, मैं खुद ही कर लूंगी। माँ की बात सुनते ही मैं सीधा बुआ जी के पास चली गई और उनसे विनती भरे अंदाज में कहने लगी, बुआ जी, माँ के पैरों में चोट लगी हुई है, पापा ने उनको कल रात बहुत मारा है। मैं किचन में जाकर दाल बनाने की तैयारी कर देती हूँ, बाकी चूल्हा जलाकर दाल आप चढ़ा देना। माँ कहती है कि चावल बना लेते हैं और दाल बना लेते हैं, रात तक वही खाना हो जाएगा, दोनों टाइम दाल चावल ही खा लेंगे। बुआ जी ने तेज और गुस्से भरी नज़र मुझ पर डाली और जोर से चिल्लाई, अपनी माँ से कहो कि नाटकबाजी बंद करे और बाहर निकल कर आए। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो काम करूँगी, वही सारा काम करेगी। अपने पति से जुबान चलाते हुए तो उसे पता नहीं चलता कि घर के काम भी करने हैं। इतने साल हो गए तुम्हारी माँ की शादी को, लेकिन उसे आज तक अकल नहीं आई। आज भी अपने पति से जुबान चलाती है। मेरा भाई इतना अच्छा है, फिर भी अपने पति की इज्जत नहीं करती तेरी माँ। मैं तो बुआ जी की बातों पर हैरान ही हो गई। भले ही मैं छोटी थी, लेकिन सब समझती थी। मुझे पता था कि बुआ जी के पति ने उनको तलाक इसलिए दी थी क्योंकि वो सबके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आती थी और अपने पति की भी इज्जत नहीं करती थी। उनका खुद का तो घर नहीं बस सका उनकी बदतमीजी की वजह से, और यहाँ तक वो मेरी माँ को बदतमीज कह रही थी। मैंने उनके ऐसे अंदाज देखकर कहा, बुआ जी, पापा कुछ कमाते भी तो नहीं है। माँ के पास जो पैसे होते हैं वो सारे छीन कर ले जाते हैं। मेरी माँ घर के भी सभी काम करती है और कितनी मेहनत से सिलाई करती है, सिर्फ हम लोगों का 2 वक्त का पेट भरने के लिए। पापा को हमारे बारे में जरा सोचना चाहिए। बुआ जी ने पास पड़ी चप्पल झुककर उठाई और मेरे सर पर जोर से गुस्से से मार कर चलाई। तू भी अपनी माँ की तरह बदतमीज होती जा रही है। आने दे आज केशव को, तेरी शिकायत करूंगी। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। आखिरकार तू भी अपनी माँ से कम नहीं रहेगी। माँ की चमची माँ की जुबान ही बोलेगी। तेरी माँ 2 कपड़े क्या सिल लेती है, तो क्या सारा घर उसकी कमाई से ही चल रहा है? राशन थोड़ा बहुत जो आता है वो तेरी माँ के मायके वालों की तरफ से नहीं आता, और तू माँ की जुबान बोलेगी। ये तेरी माँ है ना, एक दिन मेरे भाई के हाथों जरूर मरेगी। इस औरत का तो मर जाना ही बेहतर है। मैं तो कहती हूँ साथ साथ तुझे भी लेकर जाए। अरे अगर बेटे को जन्म दिया होता, एक तो वो बाप का सहारा बनता, तुझ जैसी मनहूस को जन्म दिया है जो बिल्कुल अपनी माँ पर ही गई है। पहले तो खुद हम दोनों भाई बहन के खिलाफ रहती है और अब तुझे भी हमारे खिलाफ कर रही है। इस औरत को पता भी है कि पति की सेवा करना ही औरत का कर्तव्य होता है, लेकिन इसने ना तो कभी अपने पति की कदर की और ना ही उसके परिवार की। जब से मेरे भाई की जिंदगी में आई है, उसकी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है इसने। और खबरदार, जो आज के बाद तूने मेरे भाई के बारे में एक शब्द भी बोला तो तेरी जुबान खींच लूंगी, समझी? कह दे अपनी माँ से जाकर कि शराफत से बाहर निकल आए और खाना बना ले। बुआ जी इतने ज्यादा गुस्से से बोल रही थी कि मैं बिल्कुल मायूस होकर खामोशी से कमरे में वापस आ गई थी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल होने लगी तो मेरी माँ ने सवाल करती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने गर्दन झुकाकर कहा, माँ, आप ठीक कह रही थी, बुआ खाना नहीं बनाएंगी। मेरी माँ ने एक लंबा और ठंडा सांस लिया और मुझसे कहने लगी, आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ो और मुझे उठाने में मेरी मदद करो। मैंने सहारा देकर अपनी माँ को उठाया और वो गिरते संभलते किचन की तरफ जाने लगी। मैंने माँ को किचन में बिठाया और ज़रूरत की सारी चीज़ें उनके पास रखने लगी, और थोड़े काम में मैंने भी उनका हाथ बटाया। शाम ढल चुकी थी कि अचानक बाहर का मेन दरवाज़ा ज़ोर से खुला और पापा घर में दाखिल हुए। हमेशा की तरह वो नशे में धुत थे। अपने मुंह से न जाने कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। वो आते ही बुआ जी के पास आकर बैठ गए और बोले, दीदी, आज तो बहुत अच्छा काम मिल गया। काम भी थोड़ा सा है और पैसा भी बहुत मिलेगा। मेरी बुआ ये सुनकर बेहद खुश हो गई थी और आगे बढ़कर अपने भाई के बालों में हाथ फेरते हुए कहने लगी, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे भाई, कौन सा काम करोगे तुम? अरे मैं तो कहती हूँ कि कर लो कोई काम, वरना ये तुम्हारी जो ये मनहूस पत्नी है ना, इसको तो अपने ऊपर बहुत ही घमंड रहता है कि ये सिलाई करती है। इसे लगता है कि घर का खर्चा भी यही चलाती है। अपने बारे में ताने और ऐसी दिल दुखा देने वाली बातें सुनकर मेरी माँ की आंखों से एक बार फिर खामोश आंसू बहने लगे थे। वो इस घर और इस घर के सदस्यों के लिए मेहनत करती थी, फिर भी कोई उनकी मेहनत की इज्जत करने वाला नहीं था। मैं करीब खड़ी ये सब कुछ देख रही थी और सोच रही थी कि मैं अपनी माँ के लिए क्या करूं। फिर मुझे अचानक मेडिकल स्टोर वाले अंकल की याद आ गई। मैंने जल्दी से झुककर माँ के कान में कहा,
माँ, वो मेडिकल स्टोर वाले अंकल कह रहे थे कि कल से मेरे पास आ जाना, वो मुझे काम भी सिखा देंगे और उसके बदले मुझे पैसे भी दे देंगे, और उन पैसों के बारे में मैं पापा को नहीं बताऊंगी। पापा तो सुबह से ही घर से निकल जाते हैं और शाम को घर आते हैं, तो पापा को पता भी नहीं चलेगा और मैं कुछ घंटे उनके पास काम कर लिया करूंगी। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा और अपने आंसुओं के बीच एक भीगी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, ठीक है बेटी। पापा इतने ज्यादा धुत थे कि अजीब सी बातें करते करते बुआ जी के पास चारपाई पर ही लेट कर सो गए थे। माँ ने शाम का खाना जैसे तैसे बनाया और फिर रात को बल्ब की धीमी रोशनी में बैठकर कपड़े सिलाई करने लगी। मैं पास बैठकर अपनी थकी हुई माँ के कंधे दबाने लगी। जब माँ अपना काम खत्म कर चुकी तो उन्होंने कपड़ों से भरा हुआ शॉपर मेरे हाथ में दिया। उस समय रात के 8 बज रहे थे। उन्होंने कहा, रिधिमा, ये संगीता बहन के घर दे आओ। फिर उन्होंने एक नज़र बाहर के अंधेरे पर देखी और फिक्रमंदी से बोली, रहने दो बेटी, रात हो गई है, तुम्हें डर लगेगा। मैंने वो शॉपर माँ के हाथ से लिया और उसे मजबूती से पकड़ा और कहा, माँ, मुझे डर नहीं लगता, लाओ मैं दे आती हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे समझाते हुए कहने लगी, रिधिमा, उनसे कहना कि पैसे न दे, सुबह जब वो यहाँ आए तो राशन का कुछ सामान लेकर आ जाएं, पैसे तो तुम्हारे पापा छीन लेते हैं। मैंने जल्दी से माँ की बात सुनी, शॉपर संभाला और गली की तरफ चल पड़ी। गली में आवारा कुत्तों के भौंकने की डरावनी आवाजें आ रही थी और सुनसान रास्ते पर मुझे वाकई डर महसूस हो रहा था, लेकिन जाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर समय पर कपड़े नहीं दिए जाते तो हो सकता है कि अगली बार वो लोग मेरी माँ को कपड़े सिलाई के लिए नहीं देते। मैंने जल्दी से कपड़ों वाला शॉपर संगीता आंटी को दिया और माँ का संदेश देने के बाद वहां से जल्दी निकल आई थी। घर आई तो मैंने देखा कि माँ सोने के लिए लेट गई थी। उस रात सारी रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई बार बार यही सोचती रही कि आखिर मेरी माँ की क्या जिंदगी है। वो दिन रात इतनी मेहनत करती है, घर का काम करती है, बीमारी और दर्द में भी लोगों के कपड़े सिलाई करती है, सबका भला चाहती है, सबको खुश रखने की कोशिश करती है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मेरे पिता को उनकी ज़रा भी कदर नहीं है। अगली सुबह मैं वक्त पर उठी और जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर अपनी माँ के साथ घर के काम करवाने लगी ताकि उनका बोझ हल्का हो सके। कुछ ही देर में पापा भी सोकर उठ चुके थे और हाथ मुंह धोने के बाद नशे के इंतजार में बैठ गए। माँ ने मुझे वही रात के उबले हुए चावल दिए थे। इन चावलों पर दाल भी नहीं थी, क्योंकि दाल कम थी और वो पापा को देनी थी। मैंने तो वो चावल प्लेट में डालकर पापा के आगे रख दिए। मैं जानती थी कि चावल भी कम है। मैं भूखा रहना बर्दाश्त कर सकती थी, मगर अपनी माँ को बार बार पिटते हुए नहीं देख सकती थी, क्योंकि अगर चावल या दाल में से कुछ भी कम पड़ जाता तो पापा फिर से उन्हें मारना पीटना शुरू कर देते। मैंने उन चावल पर दाल भी डाल दी थी। पापा ने गुस्से भरी जहरीली नज़र मेरी तरफ डाली और घूरते हुए कहने लगे, ये क्या है? मैंने डरते डरते कहा, पापा, ये नाश्ता है, हम भी यही खाएंगे। तो वो एकदम से तेज गुस्से में आ गए और चावलों की प्लेट उठाकर नीचे जमीन पर दे मारी। वो चीखे और बोले, अपनी माँ को जाकर बोल दे कि मेरे लिए ढंग का नाश्ता बनाए। पता नहीं सारा दिन क्या करती रहती है, थोड़ी बहुत सिलाई क्या कर लेती है, एहसान जताती रहती है कि मैं कमाती हूँ, मैं कमाती हूँ। नाश्ता भी क्या दे रही है, रात की वही दाल चावल। मैं डर के मारे जल्दी से वहां से हटकर माँ के पास आ गई। उसी वक्त आंगन से बुआ जी की तेज और कड़क आवाज आई, क्या हुआ मेरे भाई? ये औरत तो तेरे जीने की प्रार्थना ही नहीं करती, ये तो हम सबको भूखा मार देना चाहती है। एक मेरी ही प्रार्थनाएं हैं जो मेरे भाई को हर बला से दूर रखती हैं, जिनकी वजह से तुम बचे हुए हो। इधर मेरे पास आओ। कल हमारी छोटी आई थी, वो कुछ पैसे दे गई है और कह गई है कि दीदी, अपना और भैया का ख्याल रखना। इन पैसों को अपने लिए और मेरे लिए बाजार से कुछ नाश्ता ले आओ। इन दोनों मनहूस माँ बेटी को छोड़ दो। पापा भी जल्दी से माँ के कमरे की तरफ बढ़े, वहां पड़ी चीजों को ध्यान से देखा और फिर गुस्से से बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आए तो उनके हाथ में गर्मा गर्म दूध जलेबी थी। बुआ जी ने मुझे आवाज लगाई। मैं किचन में जाकर प्लेट लेकर आई। बुआ जी और पापा मजे से दूध जलेबी का नाश्ता करने लगे और आपस में हंस हंस कर बातें करने लगे, जबकि मैं दूर खड़ी बेबसी से उनको देख रही थी। हम दोनों माँ बेटी भी भूखी थी, लेकिन हमारी फिक्र करने वाला कोई नहीं था। बुआ जी ने मेरी तरफ देखा तो गुस्से से बोली, मनहूस, नजर लगाएगी क्या? चल भाग यहाँ से। और मुझे जाने के लिए हाथ उठाकर दिखाया। सच तो ये था कि उबले हुए चावल खाने को मेरा भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं अपनी बेचारी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए मैं धीमे धीमे कदमों से वापस माँ के पास आ गई थी। मेरी माँ ने मेरी रोती हुई नजरों में छुपा हुआ वो गहरा दुख देख लिया था। वो मेरी तरफ देखकर एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहने लगी कि तुम मेरी अच्छी बेटी हो। फिर तुम देखना, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो इतनी कामयाब इंसान बनोगी कि लोग तुम्हें देखकर तुम पर प्राउड फील करेंगे। बेटी, तुम कभी भी मेरी जितनी कमज़ोर मत बनना
और फिर जो तुम्हारा दिल करेगा ना तुम वो खाना। मेरी बेटी, तुम खूब कामयाब बनना। अपनी ख्वाहिशों को मारना नहीं बल्कि अपने लिए जीना। मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ कि तुम हमेशा कामयाब बनो, तुम हिम्मत वाली बनो, ऊपर वाला तुम्हें तरक्की दे। ये परीक्षा की घड़ियां हैं, कुछ साल गुजार लो, फिर ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। माँ ने मुझे अपने गले से लगाया तो मेरा बिखरता हुआ हौसला फिर से बंध गया था और मैं नीचे बैठकर अपनी माँ के साथ वही बासी चावल खुशी से खाने लगी। मैं नाश्ते से जल्दी फ्री हुई और जैसे ही मैंने देखा कि पापा घर से बाहर निकल गए हैं तो मैं फौरन गली के कोने वाली दुकान पर उस मेडिकल स्टोर वाले अंकल के पास चली गई। उन्होंने मुझे दुकान में दाखिल होते हुए देखकर मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया और फिर मुझे बताने लगे कि दुकान पर किस किस तरह का काम करना है। उन्हें एक छोटी सी बच्ची से काम करवाना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उनको मेरे घर के हालात के बारे में बहुत अच्छे से पता था। शुरू के कुछ दिन तो उन्होंने मुझे सिर्फ मरीजों के लिए पानी वगैरह लाने और दुकान की सफाई पर रखा था। फिर धीरे धीरे मुझे दवाइयों के नाम और काम बताने लगे और अब वो रोजाना रात को जाते समय मेरी मुट्ठी में 100 या 200 रुपए चुपके से दे दिया करते थे। मैं उन पैसों को एक छोटे से शॉपर में डालकर अपने घर के दरवाजे के पास ईंटों के पीछे छुपा दिया करती थी और कभी घर के अंदर लेकर नहीं जाती थी, क्योंकि बुआ जी अक्सर बेवजह मेरे कपड़े चेक करती थी। मैं जब सुबह घर से निकलती थी तो बुआ जी से कह देती थी कि मैं अपनी सहेली के घर खेलने के लिए जा रही हूँ, और जब घर में दाखिल होती वो मुझसे पूछते कि इतनी देर से क्यों आ रही हो, तो मैं कहती कि खेलते खेलते समय का पता ही नहीं चला। वो सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि माँ से भी सवाल करती थी कि आखिर ये सारा दिन लड़कियों के साथ क्यों खेलती रहती है, इसे घर में रखो और घर के काम सिखाओ। लेकिन फिर एक दिन बुआ जी ने मुझे मेडिकल स्टोर पर काम करते हुए देख लिया था। यहाँ से मेरा झूठ भी पकड़ा गया था और उन्होंने मुझे शक भरी नज़रों से देखना शुरू कर दिया। अब जब मैं घर में दाखिल होती तो वो मेरे कपड़े चेक करने लगी थी और कहती, मुझे पता है कि तू सहेली के यहाँ खेलने नहीं जाती बल्कि सामने वाले मेडिकल स्टोर पर काम करने जाती है। अगर काम सीखने जाती है तो ज़रूर वो स्टोर वाला तुझे कुछ ना कुछ पैसे देता ही होगा। अभी मुश्किल से 5-6 दिन ही गुजरे थे कि एक दिन मेरे पापा सीधा उसी मेडिकल स्टोर वाले के पास पहुंच गए। उन्होंने दुकान के बाहर खड़े होकर हंगामा शुरू कर दिया। वो दुकान वाले पर चिल्लाने लगे, अबे ओ सुन, इधर आ, मेरी बात सुन जरा। वो मेडिकल स्टोर वाले अंकल हैरानी से पापा के पास आए तो पापा उनके साथ बदतमीजी करने लगे और कहने लगे, मेरी बेटी तेरी दुकान पर काम करने के लिए आती है, कितने दिन काम किया है उसने, इसके पैसे तो बनते होंगे ना। जितने दिन मेरी बेटी ने काम किया है और जितने पैसे बनते हैं वो मुझे दे दे। मेडिकल स्टोर वाले ने एक हैरानी भरी नज़र मुझ पर डाली और एक नज़र मेरे पिता पर। मैं डर से कांपती हुई जल्दी से नीचे ज़मीन पर बैठ गई थी और अंकल के आगे हाथ जोड़कर इशारे से कहने लगी, अंकल प्लीज़ मेरे पापा को मेरे पैसों के बारे में मत बताना। तो उन्होंने मेरी हालत देखकर पापा से साफ कह दिया कि मैंने आपकी बेटी को कुछ भी नहीं दिया, ये अपनी मर्जी से यहाँ आती है। हाँ, एक टाइम का खाना इसने बोला था तो वो मैं इसे दे देता हूँ, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। अंकल की ये बात सुनकर पापा का गुस्सा और भी बढ़ गया था और आगे बढ़कर उन्होंने उनका गिरेबान पकड़ लिया। वो दहाड़ते हुए कहने लगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से काम करवाने की, और उसकी मेहनत के पैसे भी नहीं देता, पैसे तो तेरा बाप भी देगा। देखते ही देखते वहां तेज झगड़ा शुरू हो गया। पापा ने अंकल को थप्पड़ मारा था और जवाब में उन्होंने भी पापा को धक्का दे मारा था। बाजार के कुछ लोगों ने बीच बचाव करके मामले को रफा दफा किया था। उसके बाद पापा मेरा बाजू सख्ती से पकड़कर घसीटते हुए मुझे घर ले आए थे और काफी देर तक इस मेडिकल स्टोर वाले अंकल को, मेरी लाचार माँ को और मुझे गंदी गंदी गालियां देते रहे थे। फिर वो गुस्से से फटे हुए घर आए और माँ से कहने लगे, उस दिन संगीता के घर कपड़े तूने भेजे थे तो वो पैसे कहाँ हैं। माँ ने सहम कर जवाब दिया कि उसने पैसे नहीं भेजे थे, उसने पैसे के बदले घर का राशन भेज दिया था। जो इतने दिन तक हम सब खाते पीते रहे वो उसी का भेजा हुआ राशन है। तो पापा गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए गुर्राए और बोले, तो फिर तू क्यों रोज दाल पकाती है, तूने उसके घर के कई जोड़ी कपड़े सिले थे और इतने ज्यादा कपड़ों के बदले उसने सिर्फ तुझे दाल ही भेजी थी क्या। मुझसे झूठ मत बोल और जल्दी से पैसे निकाल। देख मैं कह रहा हूँ कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दे वरना तेरा बहुत बुरा हाल करूंगा, और तेरी इस बेटी का भी। माँ के पास पैसे होते तो वो जरूर दे देती। वो बेबसी से रोते हुए कहने लगी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ के मुंह से इनकार सुनते ही पापा के सर पर जैसे जुनून सवार हो गया था। वो फिर गुस्से से चिल्लाकर उठे और माँ को बालों से पकड़कर आंगन में घसीटने लगे। मैंने तड़प कर जल्दी से अपने पापा के आगे हाथ जोड़ लिए और रोते हुए उनसे विनती की, पापा प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो, पापा उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
शोर शराबा सुनकर पड़ोस की एक आंटी हमारे घर में आई और पापा से कहने लगी, अरे भाई साहब रहने दो, आपकी पत्नी पेट से है, आप पिता बनने वाले हो, बच्चे को मार दोगे क्या? लेकिन मेरे पापा को किसी की भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। उन्होंने तो गुस्से भरे अंदाज में कहा, मर जाए ये बच्चा और साथ में ये घटिया औरत भी मर जाए। मुझे ना ही ये औरत चाहिए और ना ही इसके बच्चे चाहिए। उन्होंने माँ की तरफ देखकर कहा, जिस दिन से तूने इस घर में कदम रखा है, मेरा तो कारोबार ही खत्म हो गया। ये कहते हुए वो माँ को बेदर्दी से पीटने लगे। मैं बार बार माँ को बचाने की कोशिश कर रही थी। पापा बार बार मुझे धकेल कर पीछे गिरा रहे थे और कहने लगे, मुझे बेटा चाहिए था लेकिन तूने ये मनहूस पैदा करके दी और अब फिर से बेटी ही पैदा करेगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं पापा के सामने भाग कर गई और उनके पाँव पकड़कर हाथ जोड़ने लगी। मैंने बिलख बिलख कर कहा, पापा ऊपर वाले के लिए मेरी माँ को मत मारना। पापा आप उनको मत मारो, वो मर जाएंगी। जब इस बार पापा ने मुझे धक्का दिया तो मैं भागकर दोबारा आंगन में बैठी बुआ जी के पास गई और उनके पैर पकड़कर रोने लगी। बुआ जी मेरी माँ को बचा लो, पापा उनको बहुत मार रहे हैं, उनको रोक लो। तो बुआ जी ने बड़ी ही बेदर्दी से मुझे लात मारी। मैं गिर पड़ी थी और बोली, मुझसे नहीं बचाया जाता, तू जाने और तेरा बाप जाने और तेरी माँ जाने। मैं पूरी तरह से लाचार और बेबस हो चुकी थी। मैं कभी बुआ जी के पास भागकर रहम की भीख मांगती और कभी अपने पिता के आगे गिर जाती। लेकिन अब पापा ने मेरी माँ को बालों से पकड़कर जमीन पर पटक रखा था और उनके चेहरे पर लगातार जोर जोर से थप्पड़ मार रहे थे। अचानक मेरी नज़र पास ही पड़े एक लोहे के डंडे पर पड़ी। मैंने कुछ न सोचा समझा और भागकर वो लोहे का डंडा उठा लिया और पापा के सामने लाकर चिल्लाई, पापा बस कर दो वरना मैं ये तुम्हारे सर में मार दूंगी, छोड़ दो मेरी माँ को। मेरी नटखट और मासूम आंखों में उस समय खून उतरा हुआ था। मुझे अपने पिता पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उनको जान से मार दूं। जब मैंने ये खौफनाक शब्द अपनी कपकपाती हुई जुबान से निकाले तो मेरे पिता ने हैरानी और गुस्से की मिली जुली नजरों से घूर कर मेरी तरफ देखा। उन्होंने माँ को वही तेजी से धक्का दिया और खुद एक भयानक और खतरनाक अंदाज में मेरी तरफ बढ़ते हुए कहने लगे, तू मारेगी मुझे? हाँ तू? अच्छा तो तुझमें भी अब इतनी हिम्मत आ गई है कि तू मेरा सामना करेगी? वो खूंखार शेर की तरह मेरी तरफ लपके तो मेरी जख्मी माँ अपने दर्द को भूल कर रोते हुए बीच में आगे बढ़ी और पापा के आगे हाथ जोड़कर बोली, ऊपर वाले के लिए मेरी बेटी को कुछ मत कहना, इसे मत मारना, मैं इसे समझा दूंगी। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और मैं डरते हुए पीछे हटने लगी थी। माँ पापा को पीछे से जकड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि वो मुझे ना मारे, लेकिन पापा ने पूरे जोर से माँ को पीछे की तरफ धक्का दिया। माँ का शरीर हवा में लहराया और वो सीधी जाकर ईंटों की पक्की दीवारों से टकरा गई। उनका सर इतनी जोर से दीवार से लगा था कि एक दिल दहला देने वाली और दर्दनाक चीख पूरे घर में गूंज उठी थी। माँ का सर कुछ ही लम्हों में फट गया था और उसमें से फौरन ही खून निकल पड़ा। अपने घर की छतों पर खड़े और हमारे घर के दरवाजे पर मौजूद लोग बड़ी खामोशी से ये तमाशा देख रहे थे। मेरे पापा का गुस्सा देखकर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर हमें बचा सके। माँ के सर से खून इतनी तेज रफ्तारी से बहा कि मेरी माँ का पूरा चेहरा और कपड़े खून से भीग गए थे। मैं भागी, रोई, चीखी और चिल्लाती हुई अपनी माँ के पास पहुंची और उनका सर अपनी गोद में रख लिया। जब पापा ने देखा कि मामला हद से ज्यादा बढ़ गया है और उनका बुरा हाल हो गया तो वो पुलिस और जिम्मेदारी के डर से जल्दी से गली के दरवाजे से बाहर निकलकर भाग गए थे। जाते जाते भी वो मेरी आधी बेहोश हुई माँ को गालियां देते रहे। मेरी माँ की हालत लम्हा लम्हा खराब हो रही थी। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। मैं बुरी तरह से रो रही थी। माँ को आवाजें दे रही थी, माँ उठो, तुम्हें क्या हो गया है माँ? मैंने तड़प कर बुआ जी से रिक्वेस्ट की, बुआ जी ऊपर वाले के लिए मेरी माँ को बचा लो, चलो ना मेरे साथ, माँ को अस्पताल लेकर चलते हैं वरना मेरी माँ मर जाएगी। लेकिन बुआ जी ने एक नफरत भरी और गुस्से भरी हुई नजर हम पर डाली और मुंह फेर कर कहने लगी, मनहूस औरत, बड़ी लंबी उम्र लिखवा कर लाई है, अभी नहीं मरेगी तेरी माँ। जाओ उसी मेडिकल स्टोर वाले से दवाई लाकर लगा दो इसके, ये बहुत बड़ी ढीठ है, ये नहीं मरेगी। जब मैंने देख लिया कि बुआ जी के दिल में भी रहम का एक कतरा तक नहीं है और वो माँ को कभी नहीं बचाएंगी, तो मैं भागती हुई घर से बाहर गली में निकल आई थी और गली के बीचों बीच खड़े होकर हाथों में खून लेकर जोर जोर से रो रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। सब देख रहे थे लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा था। फिर एक रिक्शा वाला वहां से गुजरा। मैंने रोते हुए उसे रोका और कहा, अंकल मेरे साथ चलो अंदर, मेरी माँ बहुत जख्मी है। वो रिक्शा वाला हमारे ही मोहल्ले का रहने वाला था और मुझे अच्छी तरह से जानता था। वो हालत की गंभीरता को समझते हुए जल्दी से रिक्शा से उतरा और मेरे साथ घर के अंदर आया। जब उसने मेरी माँ को खून से लथपथ देखा तो तड़प कर बोले, बहन जी उठो, मैं आपको थोड़ा सा सहारा देता हूँ।
मैंने भी अपने नन्हे हाथों से आगे बढ़कर माँ को उठाने में उनका साथ दिया और अपने कांपते हुए हाथों को माँ के बहते हुए जख्म के ऊपर जोर से जमाया ताकि खून रुक सके। उस रिक्शा वाले अंकल की बड़ी मेहरबानी थी कि वो बिना किसी देर के हमें जल्दी से सरकारी अस्पताल ले आए थे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने माँ की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। वहां अकेले खड़े मुझे याद आया कि मुझे अपनी मासी, मेरी माँ की छोटी बहन सोना आंटी को फ़ोन करके बताना चाहिए कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने रिक्शा वाले अंकल की तरफ देखा और कांपती हुई आवाज़ में कहा, अंकल, आपके पास मोबाइल है? मुझे एक कॉल करनी है। क्या आप मुझे अपना मोबाइल दे सकते हैं? वो मेरी तरफ रहम भरी नज़र से देखते हुए कहने लगे, बेटी, क्या अपने पिता को फ़ोन करोगी? मैंने नहीं में सर हिलाया और कहा कि नहीं अंकल, मैं अपने पापा को नहीं बल्कि अपनी आंटी को फ़ोन करूंगी। मुझे अपनी आंटी का नंबर याद है, क्योंकि पहले भी कई बार मैंने माँ के सामने उनका नंबर मिलाया था। मैंने जल्दी से उनको अपना सोना आंटी का नंबर बोलकर लिखवाया और उन्होंने तरस खाते हुए मेरी आंटी को कॉल मिलाई। अभी बड़ी मुश्किल से 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि आंटी रोती हुई बदहवास हालत में अस्पताल पहुंच गई। सोना आंटी को अपने सामने देखते ही मैं भागकर उनके गले से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। आंटी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया था। उनके साथ उनके पति भी आए थे। अंकल भी मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली देने लगे और कहने लगे, रिधिमा, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम आ गए हैं ना, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सच्चे दिल से उस भले रिक्शा वाले अंकल को शुक्रिया कहा। अंकल ने अपनी जेब से पैसे निकालकर उन्हें किराया देना चाहा, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया और बिना पैसे लिए वो खामोशी से वहां से चले गए। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आई और हमारी तरफ देखकर कहने लगी, आपके मरीज का बचना बहुत मुश्किल है। हाँ, बच्चा बच सकता है, लेकिन मरीज के बचने के चांस बहुत कम हैं। उसकी बात सुनकर मैं रोने लगी। मैंने रोते हुए उनके पाँव पकड़ लिए और कहा, ऊपर वाले के लिए डॉक्टर, मेरी माँ को बचा लो। मैं सारी जिंदगी आपको दुआएं दूंगी। मेरी माँ को बचा लो, मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। डॉक्टर का चेहरा भी मेरी तरफ देखकर मुरझा गया था और फिर वो मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगी, मैं कोशिश करूंगी बेटा, अपनी माँ के लिए प्रार्थना करो बस। उसके बाद कोई 2 घंटे के बाद उन लोगों ने हमें बुलाया था और एक कपड़े में लिपटा हुआ एक छोटा सा बच्चा हमारे हवाले कर दिया और कहा था कि आपके पेशेंट को हम बचा नहीं पाए, उनके सर का खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। ये बात सुनकर मैं चीखें मारकर रोने लगी। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मासी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया था, वो भी बहुत बुरी तरह से रो रही थी। अंकल ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, मत रो रिधिमा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। मैंने आंटी की गोद में सर रख लिया था और फिर मेरी गोद में वो छोटा सा बच्चा डाल दिया गया और कहा गया कि देखो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें भाई दे दिया, तुम्हारा दुख सुख बांटने के लिए। अब एक भाई आ गया है, इस भाई की खातिर तुम तसल्ली रखो। अपने भाई का तुम्हें ख्याल रखना है, बड़े होकर ये तुम्हारी सुरक्षा करेगा। अंकल ने कहा कि सोना, तुम रिधिमा और बच्चे का ख्याल रखो, मैं अस्पताल की फॉर्मेलिटी पूरी करता हूँ। आंटी ने कहा कि देखो इसको, ये कितना प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम अपने भाई को पकड़कर यहाँ बैठो और अब रोना बंद करो। मैं अपने भाई को गोद में डालकर आंखों से आंसू बहा रही थी और माँ की बात को याद कर रही थी जब उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो अपनी बहन या भाई का ख्याल रखना। मेरी माँ जानती थी कि एक दिन वो मेरे पिता के जुल्म का शिकार हो जाएगी। उस दिन मैं बहुत रोई थी और मैंने आसमान की तरफ देखा और ईश्वर सब कुछ देख रहा है। हम लोगों ने माँ की डेड बॉडी को ले लिया था और घर आ गए थे। मेरी माँ के लिए तो कोई रोने वाला नहीं था। मोहल्ले के कुछ लोग मुझ पर भी तरस खा रहे थे और सोना आंटी बुरी तरह से रो रही थी, जो मेरी माँ की इकलौती बहन थी। मेरे पापा को तो कुछ पता ही नहीं था और बुआ जी, वो तो चारपाई से उतर ही नहीं रही थी। सब लोगों के सामने ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे बहुत ज़्यादा बीमार है। वो तो वहीं बैठकर बस खामोशी से इधर उधर आने जाने वाले लोगों को देख रही थी। उन्हें मेरी माँ के जाने का दुख नहीं था। मैं रो रही थी। मैंने आंटी से कहा कि पापा ने मेरी माँ को मारा है, आप पुलिस को बुलाओ, वो अभी पापा को लेकर जाएगी। मैं रो रही थी और बार बार यही बात कह रही थी। मेरा छोटा भाई मेरी गोद में था। शाम तक मेरी माँ का अंतिम संस्कार हो गया। रात को जब पापा घर में दाखिल हुए तो उन्होंने हैरानी से इधर उधर देखा और जब उन्हें पता चला कि माँ की मौत हो गई है तो उन्हें थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ। उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं हुई कि ये मौत उनके हाथों हुई है। शमशान घाट से वापस आते ही मेरी आंटी ने मुझसे कहा कि अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, अपने भाई को गोद में उठा लो और चलो मेरे साथ। मैं अंकल और आंटी के साथ जाने लगी तो मेरे पापा ने आगे बढ़कर मुझे रोका और कहने लगे कि बच्चों को तुम लोग नहीं ले जा सकते। खबरदार, जो कोई भी मेरी बेटी और मेरे बेटे को यहाँ से लेकर गया तो। ये सुनकर अंकल आंटी को गुस्सा आ गया। अंकल ने कहा, तुझसे तो मैं बाद में निपटता हूँ,
आंटी बोली, तुम्हें तो जेल होगी, तुमने मेरी बहन की जान ली है। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट करेंगे और तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम याद रखोगे। तुम्हें क्या लगता है मेरी बहन का खून इतना ही लावारिस था कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा? जब अंकल और आंटी ने पापा को धमकी दी तो पापा खामोशी से खड़े हो गए। अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर ले आए। अंकल आंटी की कोई औलाद नहीं थी, उन दोनों की शादी को भी बहुत समय हो गया था, मगर अभी तक उनकी औलाद नहीं थी। मेरे अंकल ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा और आंटी ने मेरे भाई को अपनी गोद में ले लिया और मुस्कुराकर उसे प्यार करने लगी और फिर मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगी, आज से तुम दोनों हमारी औलाद हो, तुम मेरी बेटी हो और ये मेरा बेटा है। हम दोनों मिलकर तुम दोनों की परवरिश करेंगे और तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। इसी दिन के लिए ऊपर वाले ने शायद हमें बेऔलाद रखा था। अब तुम हमारे घर पर ही रहोगे और अब यहाँ तुम पर कोई हाथ उठाने नहीं आएगा और ना ही तुम्हारे भाई को कोई कुछ कहेगा। तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, तुम्हें पढ़ाई लिखाई करवाएंगे और अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। तुम दोनों मेरी बहन की आखिरी निशानी हो, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी बेटा। मैं हैरान होकर उनकी तरफ देख रही थी और मुझे न जाने कि उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। अंकल ने पुलिस स्टेशन में बात की थी और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन मेरे पिता का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ गए। पुलिस पापा को ढूंढ रही थी और पापा का कुछ अता पता नहीं था। आंटी ने मेरा एडमिशन करवा दिया था और वो और मेरा और मेरे भाई का बहुत ख्याल रखती थी। मेरे भाई की शक्ल बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी। मैं उसे देखकर जीती थी और अक्सर अपने भाई का हाथ पकड़कर रोती रहती थी। तो आंटी मेरे सर पर हाथ रखती और मुझे तसल्ली देती थी कि तुम्हारी माँ की जिंदगी इतने ही थी, ऊपर वो बहुत सुकून से होगी और तुम दोनों भाई बहन को देखकर बहुत खुश होती होगी। बस अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती रहा करो। मैं अब सिसक सिसक कर रो रही थी, क्योंकि जब भी मैं पुराने समय को याद करती थी ऐसे ही रो दिया करती थी। तभी अचानक मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने पीछे पलटकर देखा तो दरवाजे पर आंटी खड़ी हुई थी। आंटी मेरे लिए चॉकलेट केक लेकर आई थी। वो मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई और बोली, पीयूष सो गया है, बड़ी मुश्किल से सोया है, बहुत नटखट हो गया। उन्होंने जैसे ही मेरे चेहरे की तरफ देखा तो कहने लगी, ओहो, तुम अभी तक उदास ही बैठी हो, तुमने अपना होमवर्क किया या नहीं? मैंने धीमे से सर हिला दिया। वो मेरे पास आकर बैठ गई और मेरा हाथ अपने हाथों में थाम कर बोली, रिधि, इतनी उदास मत हुआ करो। पता है तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी, वो तुम्हें उदास देखेगी तो उन्हें कैसा लगेगा? उन्होंने मेरी आंखों से आंसू साफ किए और चॉकलेट केक मुझे दिया। मैंने उसे आंटी की खातिर खा तो लिया, लेकिन मेरा कुछ भी खाने पीने को मन नहीं कर रहा था। मैंने धीमी आवाज में आंटी से कहा कि आप मुझे पापा के घर जाने की इजाज़त दे देंगी, मैं घर जाकर मम्मी का कुछ सामान लेकर आना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। पता नहीं तुम्हारा बाप कहाँ चला गया, पुलिस अभी तक उसे ढूंढ नहीं पा रही। उधर घर में तुम्हारी बुआ होगी और न जाने उसका क्या हाल हो रहा होगा। उस औरत को भी बख्शा नहीं जाएगा। उसने भी मेरी बहन को तंग करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अपना तो घर बसा नहीं सकी, मेरी बहन की जिंदगी अलग बर्बाद कर दी। आंटी को गुस्सा आ गया था, मगर जब उन्होंने मेरा उदास चेहरा देखा तो उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी थी और कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ड्राइवर को भेज दूंगी, तुम वहाँ अकेली नहीं जाओगी। मैं इस बात पर राज़ी हो गई थी। मेरा दिल वैसे भी काफ़ी समय से कह रहा था कि मैं उस घर में वापस जाऊं, एक बार जाकर तो देखूं। वहाँ मेरी माँ की चीज़ें थी, उनकी यादें थी। उनमें से कुछ चीज़ें अपने पास ले आऊंगी, अपनी माँ के कपड़े ले आऊंगी जो मुझे माँ की मौजूदगी का एहसास दिला दिया करेंगे। मैं ड्राइवर अंकल के साथ उस घर में गई। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं जब धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो मैंने देखा कि आंगन में बुआ जी वैसे ही बड़ी शान के साथ बैठी हुई थी, जैसे वो हमेशा बैठा करती थी। जैसे ही उनकी नज़र मेरी तरफ पड़ी तो वो कहने लगी, अब क्या लेने आई है यहाँ? तेरी मनहूस माँ और तू मिलकर मेरे भाई को खा गए ना, जाने वो कहाँ चला गया, लौट कर वापस आया ही नहीं। बुआ जी मुझ पर गुस्सा करने लगी, मुझे बातें सुनाने लगी। ड्राइवर अंकल दरवाजे पर ही खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे समझाकर भेजा था कि अगर तुम्हारे साथ अंदर कुछ भी गलत हो तो बस थोड़ा सा चिल्ला देना, मैं दौड़कर अंदर आ जाऊंगा। मैं तो बिल्कुल खामोश थी, लेकिन बुआ जी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी और उनकी आवाज़ सुनकर मेरी माँ के कमरे से मेरी छोटी बुआ बाहर आई थी। वो भी यहाँ आई हुई थी। उन्होंने गुस्से भरी नज़र मेरी तरफ डालकर कहा, अब क्या लेने आई है तू यहाँ पर? चल निकल जा हमारे घर से। मैंने कहा कि मैं अपनी माँ की चीज़ें लेने आई हूँ, मुझे मेरी माँ का सामान दे दो, मैं चली जाऊंगी। उन्होंने कहा, कौन सा सामान, कैसा सामान? यहाँ तेरी माँ की कोई चीज़ नहीं है, शराफत से निकल जा वरना थप्पड़ मार कर तेरा गाल लाल कर दूंगी। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि बस,
मैं अपनी माँ के कुछ कपड़े लूंगी और चली जाऊंगी यहाँ से। तो वो कहने लगी, तेरी माँ के कपड़े हमने जला दिए, तेरी माँ का इस घर में अब कुछ नहीं है, उसकी गंदगी हमने यहाँ से साफ कर दी थी और यहाँ अब मैं रहती हूँ। यह हम दोनों बहनों का घर है, हम दोनों यहाँ पर रहेंगी और अब कभी इस घर पर नजर उठाकर भी मत देखना और आज के बाद यहाँ मत आना। बड़ी बुआ तो अपने मकसद में कामयाब हो ही चुकी थी, लेकिन छोटी बुआ भी इस बड़े से घर में मालकिन की तरह रहने के लिए आ गई थी। छोटी बुआ के बच्चे भी मौजूद थे, जो दूसरे कमरे में खेल रहे थे। उन्होंने मुझे धक्के देकर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ड्राइवर अंकल ने जब मुझे घबराए हुए देखा तो कहने लगे, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं लगाई? मुझसे मालकिन ने कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं और जिस तरह तुम्हें लेकर जा रहा हूं उसी तरह सही सलामत लेकर आऊं। मैंने कहा, कोई बात नहीं अंकल, यहाँ रुकने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। मैं दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। मुझे याद आ रहा था, कभी इस घर में मेरी माँ भी रहा करती थी। अचानक से मुझे याद आया कि माँ के जिंदा होते हुए मैंने शॉपर में कुछ पैसे दरवाजे के पास छुपा दिए थे। मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर वहां से मिट्टी निकालने लगी। ड्राइवर अंकल कहने लगे, ये तुम क्या कर रही हो बेटे? मेरे हाथ वो शॉपर लग गया था जिसे मैंने बड़ी मजबूती से बांध रखा था। मैंने ड्राइवर अंकल को पैसों के बारे में बताया तो वो खामोश रहे। इसमें वो थोड़े से पैसे आज भी मौजूद थे। मैंने उनको अपने पास रख लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे कि काश उस दिन मैं पापा को वो पैसे निकाल कर दे देती तो वो मेरी माँ को ना मारते। शायद आज मेरी माँ जिंदा होती, हमारे साथ होती और मेरा भाई भी इस दुनिया में आने से पहले अनाथ ना होता। मैं रोती हुई घर वापस आ गई थी और परेशानी की हालत में अपने भाई के पास बैठकर रोने लगी। आंटी भी मेरे पास आई और कहने लगी, क्या हुआ? किसी ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? मुझे बताओ क्या बात हुई है। मैंने उनको बताया कि जब मैं घर गई तो वहाँ छोटी बुआ भी आई हुई हैं और बड़ी बुआ के साथ मिलकर उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। पैसे जो मेरे शॉपर में लाई थी उससे मैंने अपने भाई के लिए खिलौने खरीदे और अपने दिल में फैसला कर लिया कि मैं बड़े होकर एक कामयाब लड़की बनूंगी, कमज़ोर नहीं। मैं अपने भाई को ईमानदार और बहादुर इंसान बनाऊंगी, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। फिर मैंने पढ़ाई लिखाई पर और भी ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया। अंकल और आंटी मेरे माता पिता बन गए थे। उन्होंने हम दोनों भाई बहन की ख्वाहिशें पूरी करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी और फिर मैं जवान हो गई। जिस दिन मैंने इंटर पास किया था उस दिन मैं खुशी खुशी अंकल और आंटी के पास आई। उन्हें गले से लगाकर कहने लगी, अंकल आंटी, मैंने अपने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। मैंने अपना 12th बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिया है। अंकल ने कभी भी मुझे पराया नहीं समझा था। अंकल हम दोनों भाई बहन को देखकर बिल्कुल वैसे ही खुश होते थे जैसे हम दोनों उनकी अपनी सगी औलाद हो। अंकल ने मुझे गले से लगाया और कहने लगे, मेरी प्रिंसेस किसी से कम थोड़ी है। आंटी भी सोफे पर पीयूष को गले लगाए बैठी थी और कहने लगी कि हाँ, तो मेरा प्रिंस भी किसी से कम नहीं है। उस दिन घर में ढेर सारी खुशियां थी। फिर अंकल ने कहा कि अच्छा रिधि, तुम्हारे लिए खुशखबरी भी है। मैंने हैरान होकर उनकी तरफ देखा और कहा कि कौन सी खुशखबरी है अंकल? तो वो कहने लगे कि तुम्हारे बाप को पुलिस ने पकड़ लिया है। जब अंकल ने ये बात बोली तो न जाने क्यों मुझे इस बात से खुशी नहीं हुई थी। भले ही उन्होंने मेरी माँ को मारा था, जो भी किया था वो गलत था, लेकिन थे तो वो मेरे पिता ही। मुझे खुशी नहीं हुई थी। मैं खामोशी से नीचे बैठ गई। आंटी मेरे करीब आई, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या हुआ? तू उदास क्यों हो गई? क्या तुझे खुशी नहीं हुई कि तुम्हारी माँ का कातिल पकड़ा गया? मैंने अंकल आंटी की तरफ देखा और कहा कि काश वो गलत काम ना करते तो ऐसा ना होता। अंकल ने एक दिन मुझे साथ लिया और कहने लगे कि चलो, तुम्हारे पिता को पुलिस स्टेशन देख कर आते हैं और वहां बात करके आते हैं। मैं अंकल के साथ चली गई थी। मैंने देखा कि वो इंसान जो इतना हट्टा कट्टा होता था और इतना चौड़ा शरीर और किस तरह मेरी माँ को मारता था, उठा उठाकर फेंकता था, आज वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया था और उसके कंधे झुके हुए थे। चेहरे पर काफ़ी सारी दाढ़ी भी आ गई थी, आंखें अंदर की तरफ धसी हुई थी। मैं खड़ी होकर उनको देख रही थी। जब उन्होंने झुका हुआ सर उठाकर मेरी तरफ देखा तो शायद वो मुझे पहचान गए थे। धीरे धीरे कमज़ोर कदमों से चलते हुए जेल की सलाखों के करीब खड़े होकर वो मेरी तरफ देखने लगे। काफ़ी देर तक देखने के बाद कहने लगे कि रिद्धिमा, वो घर तुम दोनों भाई बहन का है। तुम्हारी दोनों बुआ को मैंने वहाँ से निकाल दिया। मुझे माफ़ कर देना बेटी। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका और तुम्हारी माँ का कातिल भी बन गया। मैं कितने साल घर से बाहर रहा हूँ तो अंदाज़ा हुआ कि दुनिया बड़ी जालिम है। मुझे बड़ी बीमारी हो गई है और न जाने मैं कब इस दुनिया से चला जाऊंगा। मुझे माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन ये भी सच है कि तुम्हारा दिल अपनी माँ की तरह नरम है। जैसे तुम्हारी माँ मेरे हाथों से मार खाकर भी मेरे ही घर में मेरे साथ रहने की कोशिश करती थी, उसी तरह तुम भी मुझे माफ़ कर दोगी।
मैं रोज प्रार्थना करता हूँ कि काश तुम्हारी माँ मुझे माफ कर दे। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगे कि कभी तुम मुझे माफ कर पाओ तो उस जगह पर दोनों भाई बहन रहना और उसी जगह से खुद को विदा करना। मुझे खुशी होगी कि तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस मिल गई। उस समय वो मायूस और बड़े टूटे हुए इंसान लग रहे थे। मुझे उन पर तरस आ रहा था। वो जैसे भी थे मेरे पापा थे। मेरी आंखों में भी आंसू भर आए थे और मैं जल्दी से वहां से आ गई थी। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अंकल पुलिस वालों से बात कर रहे थे और मेरे पापा की सजा की बात हो रही थी। मेरा दिल तड़प रहा था और मैंने कटी हुई आवाज के साथ कहा कि मैं ये केस वापस लेना चाहती हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर अंकल ने हैरान होकर मेरी तरफ देखा तो मैंने अपनी वही बात दोहराई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने दिल में सोचा था कि वो इंसान जो एक बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, कब तक जिएगा? वो अपनी सजा खुद ही भुगत चुका है, तो जेल में उसे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया जाए? मेरी बात सुनकर वो हैरान रह गए। अंकल ने पूछा, लेकिन रिधि, तुम ऐसा क्यों चाहती हो? तुम होश में तो हो कि तुम क्या कह रही हो? वो तुम्हारी माँ का कातिल है। उसने तुम्हारी माँ को बहुत दुख दिए। आज अगर तुमने उसे सजा नहीं दिलवाई तो कभी नहीं दिलवा सकोगी। मैंने कहा, अंकल मैं सच कह रही हूँ। मैं वो केस वापस लेना चाहती हूँ। ऊपर वाले ने उनको उनके कर्मों की सजा दे दी है और वो उसको भुगत भी रहे हैं। उसके बाद मैंने वो केस वापस ले लिया और मैंने अपने पिता को माफ कर दिया। कुछ दिनों के बाद मेरे पिता को आज़ाद कर दिया गया और मैं अंकल के साथ वापस आंटी के घर आ गई। लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरे पिता के वजूद की नज़रें और उनके वो जुड़े हुए हाथ आते थे। एक दिन शाम को पता चला कि मेरे पिता की मौत हो गई और उनका अंतिम संस्कार मुझे ही अपने हाथों से करना होगा। अंकल आंटी मेरे कमरे में आए और मुझे बताया और मेरे चेहरे की तरफ देखकर कहने लगे कि अपने पिता को देखने जाना चाहोगी? उनका अंतिम संस्कार करोगी? मैं आंटी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर मैंने कहा कि हाँ, मैं ज़रूर जाऊंगी और अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार करूंगी। फिर मैं अपने पिता को देखने भी गई थी और उनका अंतिम संस्कार भी किया। आज मेरी बुआ, जिनकी अपनी कंडीशन सीरियस थी, वो भी बीमार लेटी हुई थी और लेटे हुए भी उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार के साथ गलत किया था, बल्कि अपने भाई के परिवार के साथ भी बहुत गलत किया था। उनको समझाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं रहा। छोटी बुआ वापस अपने पति के पास चली गई। बड़ी बुआ की आंखों में मेरी माँ की मौत पर तो एक भी आंसू नहीं निकला। पापा के अंतिम संस्कार को अभी 5 घंटे ही गुजरे थे कि बुआ जी भी चल बसी। मैंने अपने भाई की उंगली पकड़ ली थी और उसे अपनी माँ के कमरे में ले गई। हम दोनों भाई बहन अपने पुराने कमरे में काफी देर तक बैठे रहे। मैंने माँ की तस्वीर को अपने हाथों में लिया और उनसे बातें करने लगी। माँ, तुम उनसे बहुत प्यार करती थी ना? आज मेरी खातिर पापा को माफ कर दो। वो बड़े मजबूर और बेबस हो चुके थे और उन्होंने जाते हुए मुझसे माफी मांगी। काफी देर मैं वहां माँ की तस्वीर से बातें करती रही और फिर वापस आ गई। आज मेरा पीयूष भी पढ़ता है और मेरी जॉब लग गई है। अंकल आंटी ने मुझे जिंदगी जीने का असली मकसद सिखाया। उन्होंने हम दोनों भाई बहन को दुनिया की हर सुख सुविधा, हर खुशी दी। अब मैंने अपने पिता की बात का मान रखने का फैसला कर लिया। मैं अपने पिता के घर को तोड़कर सही से बना पाऊंगी, उस घर को जहां मेरी माँ रहती थी, और वहां से ही विदा होकर निकलूंगी। और मेरे अंकल आंटी, जिन्होंने मुझे माता पिता की तरह पाला, उनको मैं अब हमेशा अपने साथ रखूंगी। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि जुल्म और जलन की उम्र हमेशा मामूली होती है और इसका अंजाम तबाही के सिवा कुछ भी नहीं होता। इंसान जितना भी ताकतवर हो जाए, अपने बुरे कर्मों का फल उसे मिलना जरूर है, लेकिन हकीकत में इंसानियत और बड़प्पन बदला लेने में नहीं, बल्कि माफ कर देने में है। सब्र, माफी और अपनों की कुर्बानी इंसान को हर मुश्किल से निकालकर एक दिन कामयाबी और इज्जत के मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है। आज मैं अपने शहर की सबसे बड़ी वकील हूँ। मैंने अपने पिता के घर को एक महल की तरह बनवाया। वो छोटा है, मगर हमारे लिए किसी महल से कम नहीं है। अंकल आंटी और हम दोनों भाई बहन सब उसी घर में रहते हैं। मेरा भाई भी अब काफी बड़ा हो गया। अंकल आंटी मेरे लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश कर रहे हैं।